Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. It is our next lecture on the Tinophora, that is also known as sea walnuts or कॉम जेलीज. ठीक है, तो इसको हम क्या, टीनोफोरा को एक कॉमनली नोन एज क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, टीनोफोरा को सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को कॉम जेलीज के नाम से भी जानते हैं. रही बात कि टीनोफोरा को क्यों हम कॉम जेलीज या कॉम की नेम से जाना जाता है, क्योंकि अगर देखोगे टीनोफोरा के ऊपर, तो टीनोफोरा के ऊपर एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है. इसके ऊपर कॉम बियर करते हैं. कॉम का बियर करना, देखो यहाँ पे देखना कॉम्ब बियर होता है, ठीक है, कंघी टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सीलिया होता है. ये मूवमेंट में हेल्प करता है. तो ये सीलिया एक कंघी जैसा होता है, कॉम जैसा स्ट्रक्चर रखता है. और ड्यू टू द कॉम जैसा स्ट्रक्चर, कॉम लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, टीनोफोरा कह देते हैं. तो कॉम जैसा स्ट्रक्चर रखने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टीनोफोरा. ठीक है. अब टीनोफोरा की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द हैबिट एंड हैबिटाट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैबिट और हैबिटाट के बारे में बात करेंगे. तो जब हम हैबिट और हैबिटाट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे रहते हैं, तो एक्चुअली टीनोफोरा जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं. व्हाट इज मीन बाय द एक्सक्लूसिवली मैरीन? एक्सक्लूसिवली मैरीन का मतलब ये होता है कि ओनली फाउंड इन द सी वाटर. ये केवल और केवल सी वाटर में पाए जाएंगे, यानी कि केवल और केवल ये समुद्र में पाए जाएंगे. क्लियर. अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कहता है कि फॉर्म, यानी कि इसकी बनावट कैसी होगी, फॉर्म कैसा होगा, तो कहता है कि फॉर्म जो होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो फॉर्म में जितना भी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तुम फॉर्म में लेकर के चले आओ सीरियल वाइज से. तो हमने वहाँ पे सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, फिर हमने वहाँ पे सिमेट्री पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, जर्म लेयर पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने सीलोम पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने सेगमेंटेशन पढ़ा था. क्लियर. तो यहाँ पे हम क्या लेकर के आएंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी भी टीनोफोरा जो है वो टिश्यू लेवल होता है. बताओ पॉरीफेरा जो होता है वो सेलुलर लेवल होता है. उसके बाद सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा जो इसके पहले वाला फाइलम हम लोगों ने पढ़ा था, तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल हो जाएगा. तो यहाँ पे भी अभी टीनोफोरा क्या है, टिश्यू लेवल है. सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री जो होता है ये रेडियल सिमेट्री होता है. रेडियल सिमेट्री का मतलब मैंने बताया था कि कहीं से भी एक लाइन तुम खींचोगे और वो क्या हो जाएगा, अपने दो इक्वल पार्ट में जब मेनी लाइन पास करोगे, कहीं से भी एक लाइन पास करोगे और जब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो दैट इज नोन एज अ रेडियल सिमेट्री. तो ये रेडियल सिमेट्री रखता है. जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर क्या कह रहा है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है. डिप्लोब्लास्टिक में मैंने बताया था कि इसमें दो लेयर होता है. बताओ डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर का नाम, एक का नाम एक्टोडर्म, एक का नाम एंडोडर्म. एक्टोडर्म जो होगा ये बाहर की तरफ होगा, एक्टोडर्म लेयर. एंडोडर्म जो लेयर होता है ये अंदर की तरफ होता है. ग्रीन वाला जो कलर से मैंने बनाया ये एंडोडर्म लेयर है. तो बाहर ब्लैक वाला जो हो गया ये एक्टोडर्म हो गया, अंदर जो हो गया ये एंडोडर्म हो गया. रही बात की एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में ये क्या पाया गया, ये कहता है कि मीजोग्लिया पाया गया. मीजोग्लिया जो है, ये मीजोग्लिया जो होता है ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है. और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इट इज नॉट ए लेयर, ये एक लेयर नहीं है क्योंकि ये नॉन सेलुलर है. अगर सेलुलर होता तो ये लेयर बन जाता, लेकिन ये नॉन सेलुलर है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कोई लेयर नहीं बनाता है, इसीलिए इसको लेयर में काउंट नहीं करते हैं. क्या भरा हुआ है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में, मीजोग्लिया भरा हुआ है. तो मीजोग्लिया को हम काउंट नहीं करेंगे लेयर में. क्यों? क्योंकि ये नॉन सेलुलर है. तो बताओ बाहर की तरफ एक्टोडर्म ब्लैक वाला और अंदर की तरफ एंडोडर्म. तो बताओ एक्टोडर्म एंडोडर्म दो लेयर, और दो लेयर की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक. तो बताओ टीनोफोरा क्या हो जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक हो गया. बात करते हैं सीलोम की. तो सीलोम की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सीलोम जो होता है ये ए सिलोमेट होता है. क्या होता है, ए सिलोमेट होता है. ए सिलोमेट का मतलब है कि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में देयर विल बी नो कैविटी, कोई कैविटी नहीं होगी. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एलिमेंट्री कैनाल और साथ साथ में ये तुम्हारे बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल देयर इज अ नो कैविटी, देयर विल
be a some gel like structure, so that's why there is a no cavity. And if there is a no cavity, so that's why it is known as a acoelomate. The mean of a is means absent and coelomate means cavity. Absent cavity, it means that acoelomate. Clear? Now उसके बाद, now we are going to talk about the morphology of the ctenophora. What is the morphology? Morphology means जब तुम ऊपर से केवल उसके स्ट्रक्चर को देखोगे, केवल बाहर से स्ट्रक्चर को देखोगे, that is known as a morphology. उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं. तो लेट्स have a look on the morphology of the ctenophora. So there is a structure of the ctenophora that is spherical like structure. This structure is like a spherical like structure, and on this structure there is also having a structure that is known as a comb plates. Comb plates का मतलब it is like a plates which bear the comb, that's why it is known as a comb plates, and it helps in the locomotion. Why it help in the locomotion? Because it bears cilia, and you know cilia help in locomotion also. So that's why cilia is just like a comb, and it just like a comb, so that's why it is a comb plates. And due to the comb plates or a comb, it is known as a ctenophora. Okay. And on downward sides, lower sides, there will be a mouth, and upper side there will be a flagella like structure. So that's why we can say that, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारे ये it is known as a tentacles. So we can say that tentacles and mouth, and if you will see the origin of the tentacles and the mouth, it is just opposite between both of them. Opposite साइड में है ये दोनों. तो ये एक माउथ अगर देखा जाए तो ये लोअर साइड में है, और ये तुम्हारा टेंटिकल्स जो है ये अपर साइड में है. तो यस, इट इज अपोजिट. ये दोनों अपोजिट है, और दोनों अपोजिट टू ईच अदर होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे टेंटिकल्स और माउथ जो दोनों है अपोजिट है, और इनके मॉर्फोलॉजी ये है. क्लियर? मॉर्फोलॉजी के बाद अब बात हम करते हैं एनाटॉमी की. लेकिन एनाटॉमी जो है, यहाँ पे एनाटॉमी हमें किसके? टेनोफोरा की देखने नहीं है. तो देयर इज अ नो रिक्वायर्ड ऑफ टेनोफोरा मॉर्फोलॉजी. हमें यहाँ पे मॉर्फोलॉजी जो है रिक्वायर्ड नहीं है. बात करते हैं अब हम किसकी? हाँ, तो यहाँ पे हमें एनाटॉमी देखनी नहीं है, तो एनाटॉमी छोड़ दो. एनाटॉमी नॉट रिक्वायर्ड. अब बात करते हैं द फिफ्थ वन इज अ लाइफ प्रोसेस. अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे भाई? लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे. लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि अगर इसके जो डाइजेशन होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होते हैं. डाइजेशन जो होंगे वो क्या होंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर दोनों होंगे. क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर.
उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, डाइजेशन के बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की, और फिर उसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे भी क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस से होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस होगा। बस इनकी लाइफ प्रोसेस की बात ये हो गई। नाउ इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं द 6 पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। समझना, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं कह दूं कि रिप्रोडक्शन जो ये करेंगे टीनोफोरा, ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। इनका रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और साथ साथ में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये बियर करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पे दोनों, इसीलिए ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और साथ साथ में इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है, इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। कैसी फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर, ये एक पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तुम्हारा डेवलपमेंट जो होता है इसका जो होता है डेवलपमेंट, वो इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। बस ये सब पॉइंट तुम्हें मेमोराइज रखने हैं और कुछ नहीं, समझने वाली कोई खास बात नहीं है इसमें, सिर्फ हमें पॉइंट मेमोराइज करने हैं। बताओ, ओनली बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल इसमें नहीं होगा। और ये इसकी बॉडी या टीनोफोरा जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं दोनों एक ही बॉडी पे होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट जो तुम्हारे होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। नाउ उसके बाद इसकी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो दो एग्जाम्पल देखने को मिलता है, इसको हम शॉर्ट में पीसी से लर्न कर लेंगे। पीसी, पीसी का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसकी तरह हम मेमोराइज कर लेंगे। हम ये समझ लेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से जो इसकी बॉडी जो होती है किसकी, टीनोफोरा की, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल होती है। तो इसी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना। तो पी फॉर जो होंगे ये हो जाएगा क्या, प्लूरोब्रैकिया। क्या हो जाएगा, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया को सीगूस बेरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सीगूस बेरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं सी फॉर होता है तुम्हारा टीनोप्लाना। क्या होता है, टीनोप्लाना। क्लियर है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, क्या चीज, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया। टीनोप्लाना और प्लूरोब्राकिया। तो ये दो एग्जांपल हो गए। पीसी, बताओ लाइफ प्रोसेस क्या हो गया तुम्हारा, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, रेस्पिरेशन, जीपीएस, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम जीपीएस होगा। रिप्रोडक्शन क्या होगा, ओनली बाइसेक्सुअल होगा, क्या एसेक्सुअल होगा, नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ये बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही पे होंगे। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं किसके, टीनोफोरा के। बताओ, एक हो गया तुम्हारा प्लूरोब्रैकिया, क्या हो गया, प्लूरोब्रैकिया, और एक क्या हो गया, सी फॉर टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। नाउ इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज अ प्लैटीहेल्मिन्थेस की तरफ चलते हैं। तो अब बात हम करेंगे किसकी, प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं आप किसकी, प्लैटीहेल्मिन्थेस की, जो कि अब हमारा फोर्थ फाइलम होगा, प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक। प्लैटीहेल्मिन्थेस कहता है कि प्लैटीहेल्मिन्थेस को फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थेस हो गया। अब उसके बाद अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो ये प्लैटी जो होता है, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लैटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट, और हेलमेंथेस का मतलब होता है वार्म। यानी कि ये कैसा वार्म हो गया, ये फ्लैट वार्म हो गया।
क्लियर। अब उसके बाद अगर इसके जरा सा स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है यह कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसकी पूरी बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड होती है और कुछ इस तरीके से होती है। तो देखो ऐसे थोड़ी चपटी बॉडी इसकी होती है, ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे गोल नहीं होती है, ऐसे चपटी होती है। चपटी होती है तो ये ऊपर का हिस्सा जो होता है ये डॉर्सल साइड हो जाता है और नीचे का पेट वाला हिस्सा जो होता है ये क्या हो जाता है, वेंट्रल साइड हो जाता है। इसीलिए इसकी बॉडी को हम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी भी कहते हैं। बताओ ये ऊपर वाला हिस्सा जो हो गया, ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया इसको हमने क्या कहा, डॉर्सल, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये स्टमक साइड वाला जो हिस्सा होता है जैसे कि हम लोगों का ये वेंट्रल वाला पार्ट होता है और पीछे वाला जो पार्ट होता है डॉर्सल पार्ट होता है। तुम अगर ऐसे लेट जाओ तो तुम्हारा ये वाला पार्ट जो हो गया ये डॉर्सल हो गया और नीचे वाला पार्ट जो हो गया ये वेंट्रल हो गया। तो बताओ तुम्हारी बॉडी इस तरीके से, तुम्हारी भी बॉडी क्या हो जाएगी, डॉर्सो वेंट्रली हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इनका ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेंट्रल हो गया। तो बताओ ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया। तो बताओ इनकी बॉडी जो हो जाएगी अब कैसी हो जाएगी, डॉर्सल, अरे सॉरी डॉर्सो वेंट्रली। तो इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी की ही वजह से इसको क्या नाम से जाना गया है, फ्लैटवर्म के नाम से जाना गया है। किस नाम से, फ्लैटवर्म के नाम से जाना गया है, क्लियर। अब उसके बाद इसके सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हैबिट और हैबिटाट की बात करेंगे, फ्लैटवर्म्स के हैबिट और हैबिटाट की बात करेंगे। तो आइए फ्लैटवर्म के हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो कहता है कि इसमें से ज़्यादातर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं। तो ज़्यादातर एंडो पैरासाइट होते हैं। वो कहाँ पे एंडो पैरासाइट होंगे, एनिमल की बॉडी के अंदर रहेंगे और एनिमल की बॉडी में तुम्हारे इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी भी रहेंगे, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी रहेंगे, ठीक है। तो बताओ ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जा करके रहते हैं, इसीलिए और अंदर जा करके चिपक करके जा करके तुम्हारे, चाहे तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन से चाहे तुम्हारे लीवर से जा करके ये चिपक के रहेंगे और उससे क्या करेंगे, ये सक करके खाना को, फूड को जो है वो क्या करेंगे, सक करेंगे ऐसे, और सक करते हुए वो खाने को क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं। इसीलिए ये तुम्हारे बॉडी के अंदर, अंदर का मतलब हो गया एंडो, और पैरासाइट रहते हैं तुम्हारे बॉडी से चिपक के रहते हैं, डेट्स वाई ये एंडो पैरासाइट हो गए। तो बताओ मोस्ट ऑफ देम आर एंडो पैरासाइट, ये ज़्यादातर एंडो पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब है कि एक दो ऐसा भी होता होगा जो फ्री लिविंग रहते हैं। तो यस, कुछ जो है सम आर फ्री लिविंग, कुछ जो है फ्री लिविंग रहते हैं। फ्री लिविंग का मतलब कि वो पैरासाइट की तरह नहीं रहते हैं, और पैरासाइट की तरह नहीं रहते हैं तो इसका एग्जांपल हो जाता है प्लेनेरिया। क्या हो जाता है, प्लेनेरिया। क्लास 10 के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लेनेरिया जो है बड़ी तेजी से कट जाता है तो रीजनरेशन करता है, ठीक है, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन रीजनरेशन की तरह होता है। और ये प्लेनेरिया जो है ये एक्वेटिक एनिमल होता है। एक्वेटिक एनिमल का मतलब कि देयर विल बी नो पैरासाइट, ये एंडो पैरासाइट नहीं होंगे, क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे फॉर्म की, फॉर्म की बात करेंगे। आइए फॉर्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दूं, किसकी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दूं, तो बताना कि फ्लैटी हेलमिंथेस जो है ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गन लेवल पे आ जाता है। बताओ पॉरीफेरा जो था वो क्या था, तुम्हारा सेलुलर लेवल का था। टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा ये जो दो ऑर्गेनिज्म थे ये कैसे थे, टिश्यू लेवल के थे। अब उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, फॉर्म की, किसके, प्लेटीहेलमिंथेस की, तो बताओ इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ऑर्गन। यानी कि पहला ऐसा तुम्हारा एनिमल फाइलम है जिसमें क्या होता है कि ये ऑर्गन जो है ये ऑर्गन क्या नाम है कि ऑर्गन लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जो यहाँ पे शुरुआत होती है। तो बताओ ऑर्गन की शुरुआत कहाँ से हो गई, प्लेटीहेलमिंथेस से हो गई। नाउ उसके बाद बात करते हैं किसकी, सिमेट्री की बात करते हैं। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्री रखता है। यानी कि अब तक तुमने सिमेट्री देखा होगा तो रेडियल सिमेट्री देखा होगा, ए सिमेट्री देखा होगा। अब बताओ कैसी सिमेट्री हो गई, बाइलैटरल सिमेट्री हो गई। तो ये भी कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम शुरुआत हो गया,
ये भी पहली बार आया, ठीक है। उसके बाद हम जर्म लेयर की बात करेंगे, किसकी, जर्म लेयर की बात करेंगे। तो जर्म लेयर की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो जर्म लेयर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम क्या देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमें 3 लेयर देखने को मिलता है। कितने लेयर, 3 लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। एक लेयर का नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म। दूसरे लेयर का नाम क्या हो जाएगा, एंडोडर्म। और तीसरे लेयर का नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीजोडर्म। क्या हो जाएगा, मीजोडर्म। इस तरीके से 3 लेयर होते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर अगर मैं बना करके दिखा दूं तो बताओ, बाहर की तरफ तुम्हें क्या मिला, ये एक लेयर मिला, दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्टोडर्म हो गया। अंदर की तरफ यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ तुम्हें एंडोडर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ एंडोडर्म। उसके बाद तीसरी लेयर जो आती है वो यहाँ पे अब लेयर शुरू हो जाएगी। अब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे। अब बताओ, बीच में ये एक लेयर मिली, बीच में तुम्हें एक लेयर मिली, बताओ ये कौन सी लेयर, मेसोडर्म लेयर। तो इस तरीके से ये 3 लेयर हमें देखने को मिली और 3 लेयर की वजह से ये क्या कहलाने लगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाने लगा। एज यू नो दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितने लेयर, 3 लेयर। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस या कह लो कि तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसा अभी पहला तुम्हारा एनिमल किंगडम में फाइलम आता है जो कि तुम्हारा क्या शुरू हो जाता है, तुम्हारा ये जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता है। नाउ उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम सीलोम की बात करें तो सीलोम जो होता है यहाँ पे भी क्या होता है, सीलोम जो होता है ए सीलोमेट होता है। सीलोम जो होता है, ठीक है, इसी के नीचे लिख लेना कि सीलोम जो होता है ये अभी भी क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। ये लास्ट वाले टॉपिक में मैंने ए सिलोमेट बता रखा है, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन लेवल का आ जाता है, बताओ कौन, प्लेटीहेल्मिन्थेस। सिमेट्री बाइलेटरल आ जाता है, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता है, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और अभी भी ये एसिलोमेट रहता है। नाउ इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस के हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी कैसे होते हैं। तो आइए इसके मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम 2 लोगों का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, जब हम इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 2 लोगों को देखेंगे, यानी कि जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी 2 एग्जाम्पल को हम देख करके इनकी मॉर्फोलॉजी, देखो ऐसे तो तुम्हारे प्लेटीहेल्मिन्थेस बहुत सारे होते हैं, क्या तुमको सबकी मॉर्फोलॉजी के बारे में समझना है, नहीं। तुम्हें सिर्फ उस एनसीईआरटी में जो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तुम्हारा टैपवॉर्म इज आल्सो नोन एज अ टैनिया, और इसी तरीके से तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक इज आल्सो नोन एज अ फास्कियोला, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल है, इसी 2 एग्जाम्पल को हमें देख करके इसके क्या नाम है कि मॉर्फोलॉजी को समझना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं किसके, टैपवॉर्म की मॉर्फोलॉजी। टैपवॉर्म की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मैंने क्या बोला, टैपवॉर्म जो होता है इट इज आल्सो नोन एज ए टेनिया, ठीक है, ठीक। अब ये दोनों जो हैं, टैपवॉर्म या टेनिया एक ही नाम है, और करके लिख सकते हो, ठीक है। अब ये टैपवॉर्म कॉमनली नोन एज, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में हम इसको टैपवॉर्म बोलते हैं, और ये दोनों जो है एक ही नाम है। तो टैपवॉर्म की अगर हम बात करें तो ये रहते कहाँ पे हैं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। और इंटेस्टाइन में रहते हैं तो जाहिर सी बात है ये टैपवॉर्म क्या हो जाएंगे, तुम्हारे एंडोपैरासाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, एंडोपैरासाइट हो जाएंगे। तो दिस इज अ एंडोपैरासाइट, क्लियर। एंडोपैरासाइट के साथ साथ अब इसके हम क्या नाम है कि मॉर्फोलॉजी की जरा बात करें, तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका एक ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज अ माउथ,
ठीक है। उसके बाद ये नीचे की तरफ जरा आओगे तो तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से इनके ये पूरे हेड वाले पार्ट होते हैं, ये पूरे हेड वाले पार्ट होते हैं और यहाँ से ये थोड़ा सा नेक वाला पार्ट होता है और यहाँ से ये पूरी इसकी बॉडी फिर फ्लैटेंड बॉडी शुरू हो जाती है इस तरीके से। क्लियर। तो हमें मेन पार्ट थोड़ा हेड में देखना है, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी हुई हैं, समझना। यहां से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है, ऐसे ऐसे। क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद जो ये माउथ वाला पार्ट जो हिस्सा बना, ठीक है, इसको हम कहते हैं रोस्टेलम। क्या बोलेंगे इसको, रोस्टेलम। क्लियर। अब उसके बाद यहां पे कुछ ऐसे तुम्हें पोरस टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और यहां पे भी तुम्हें इस तरीके से पोरस टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और यहां पे भी तुम्हें इस तरीके से पोरस टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सकर। क्या बोलते हैं इसको, सकर बोलते हैं। क्लियर। और इसी तरीके से ये पूरा जो ये हिस्सा है यहां से यहां तक, ये जो पूरा पार्ट जो तुम्हारा बनाता है, इसको बोलते हैं स्कॉलेक्स। क्या बोलते हैं, स्कॉलेक्स। दिस इज नोन एज अ स्कॉलेक्स। अब ये वाला जो पार्ट हो गया तुम्हारा, ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं नेक। ये वाला जो पार्ट हो गया, इट इज अ नेक। ये गर्दन वाला हिस्सा है। नाउ यहां से फिर तुम्हारे इस तरीके से इसमें सेगमेंटेशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन सेगमेंटेशन की मैं बात करूं तो हमने सेगमेंटेशन, दो तरीके के सेगमेंटेशन देखे थे, एक ट्रू सेगमेंटेशन, एक सूडो सेगमेंटेशन। तो यहां पे सेगमेंटेशन है, ये केवल बाहर से दिखता है, अंदर बॉडी के सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा। तो जो केवल बाहर से सेगमेंटेशन देखने को मिले, ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, सूडो सेगमेंटेशन। ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो सेगमेंटेशन। क्लियर। ये सूडो सेगमेंटेशन हो गया। तो ये तुम्हारी मॉर्फोलॉजी किसकी हो गई, टैपवॉर्म की हो गई। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ टैपवॉर्म देखोगे, या इसी का दूसरा नाम टेनिया। तो इसमें क्या पाया गया, हुक पाया गया। और ये जो माउथ वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ ये गया है, दिस इज अ क्या, रोस्टेलम। इसको क्या कहते हैं, रोस्टेलम। और ये वाला पार्ट जो है ये सकर, ये सक करेगा इससे। और ये हुक जो होता है, ये हुक से फंसा लेगा। जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहेगा चिपक करके, तो ये क्या करेगा, हुक से ऐसे फंसा लेगा। और हुक से फंसाने के बाद इससे ये क्या करेगा, सक करता रहेगा। इस तरीके से ये न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ठीक है। और ये वाला नेक वाला हिस्सा है और इस पूरे पार्ट को ये क्या कहेंगे, हम स्कॉलेस कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरा मॉर्फोलॉजी हम देखने जा रहे हैं, किसका, अब हम देखेंगे तुम्हारे लिवर फ्लूक या जो है फास्कियोला का है। तो इसको इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना। एनसीईआरटी के अंदर इसके माउथ वाला पार्ट जो है बहुत छोटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको तुम्हें बना करके इस तरीके से समझना पड़ेगा, अगर तुम सकर और हुक को समझना चाहते हो और रोस्टेलम को समझना चाहते हो। क्लियर। नाउ इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, लीवर फ्लूक की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी अभी भी हमारी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है उसके भी मॉर्फोलॉजी को हमें समझना है। वो भी हमारा बहुत क्लियर तरीके से नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे। समझना, लीवर फ्लूक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से तुम्हें माउथ वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है। और यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से तुम्हें ये वाला पार्ट दिखेगा। ठीक। अब जो ये वाला पार्ट होता है यहां पे इस तरीके से, यहां पे तुम्हें ये माउथ दिखाई देगा। ये माउथ होता है। क्या होता है, माउथ होता है। अब उसके बाद माउथ के बाद तुम्हें यहां पे नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला पार्ट, दिस विल बी अ सकर। ये क्या होंगे, सकर होंगे। ठीक। अब उसके बाद ये जो यहां से ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज अ हेड। इसको हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पोरस जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जीनाइटल ट्रैक। क्या बोलेंगे इसको, जीनाइटल ट्रैक। दिस इज अ जीनाइटल ट्रैक।
ठीक। अब उसके बाद जेनाइटल टोरस या जेनाइटल पोरस ही कर लो केवल, बिकॉज इट इज पोरस नॉट ए स्ट्रक्चर टाइप और ट्यूब टाइप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक और सकर दिखाई देता है आगे की तरफ, वेंट्रल साइड की तरफ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेंट्रल सकर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रल सकर कहते हैं। और इस वेंट्रल सकर को हम एक और नाम देते हैं क्या, एसिटाबुलम। क्या कहते हैं, एसिटाबुलम। एक मिनट, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाबुलम, वेंट्रल साइड जो होता है। स्पेलिंग क्या है, हाँ, एसिटाबुलम, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं। वेंट्रल, वेंट्रल सकर, ये आगे की तरफ जो सकर होता है, ये भी क्या करेगा, फूड को सक करने का काम करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा है क्या, लीवर फ्लूक। ये भी एक एग्जांपल हो गया, लीवर फ्लूक। ठीक है, या फिर इसी को और करके लिख लो, और किस नाम से जाना जाता है, फैस्कियोला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फैस्कियोला के नाम से जाना जाता है। तो ये तुम्हारी मॉर्फोलॉजी होगी, किसकी मॉर्फोलॉजी होगी, प्लेटी हेलमेंटीज की मॉर्फोलॉजी होगी। इसके अंदर एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, और आगे इसके बाद हम लाइफ प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, या फिर यहीं पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, समझना। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि हुक और सकर जो होते हैं, कह रहा है कि प्रेजेंट इन अ पैरासाइट। देखो, बात करें कि हुक और सकर, ये दोनों जो हैं, ये किसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो पैरासाइट, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट का काम करेंगे। भाई, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर अगर चिपक करके रहेंगे, तो चिपक करके ये पकड़ करके किससे रहेंगे, हुक से पकड़ करके रहेंगे और सक करते रहेंगे। तो ये दोनों चीजें किसके अंदर होना चाहिए, पैरासाइट के अंदर होना चाहिए। तो लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से डायरेक्टली क्या करते हैं, इनकी बॉडी जो है ये डायरेक्टली इस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये किसी हुकर और सकर का काम नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो किसी भी हुक और सकर का काम नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे कि अपनी बॉडी से ही एब्जॉर्ब, डायरेक्टली अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू द बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी सरफेस से क्या करेंगे, अब मान लो कुछ ऐसे तुम्हारे प्लेटी एलिमेंट्स आ गए, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई भी हुक और सकर नहीं है। अब हुक और सकर नहीं है, तो अब बताना ये क्या करेंगे, फूड को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे, एनवायरमेंट से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करेंगे तो ये अपने बॉडी सरफेस से ही केवल एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनके पास कोई हुक और क्या नाम है कि सकर नहीं होगा, तो वो केवल क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, रिप्रोडक्शन, अरे सॉरी, लाइफ प्रोसेस की। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बाद यहाँ पे भी हमें एनाटॉमी को देखना नहीं है, तो यहाँ पे भी हम एनाटॉमी को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। नाउ एनाटॉमी हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, तो एनाटॉमी के बाद चलते हैं सीधे सीधे हम कहाँ पे, लाइफ प्रोसेस पे हम चलते हैं। किस पे चलते हैं भाई, लाइफ प्रोसेस पे चलते हैं। तो आइए बात करते हैं अब हम लाइफ प्रोसेस की। तो फिफ्थ वन हो जाएगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, आइए लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डाइजेशन की, फिर उसके बाद हम करेंगे बात किसकी, रेस्पिरेशन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, तो डाइजेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। क्या होता है यहाँ पे, इंट्रासेलुलर होता है। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। ठीक है, माउथ होगा, एनस होगा, वो एक ही पॉइंट, एक ही ओपनिंग से होगा, यानी कि एक ही ओपनिंग होगा, वही माउथ की तरह काम करेगा, वही तुम्हारा एनस की तरह काम करेगा, इसीलिए इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन डाइजेशन जो इसका होगा वो इंट्रासेल्युलर होगा, वो सेल के अंदर होगा। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये ब्रीदिंग करेंगे किससे, थ्रू द स्किन। ये ब्रीथ करेंगे किससे, थ्रू द स्किन, अपने बाहर
जो स्किन होगी उससे ये डिफ्यूजन से ये क्या करेंगे, अपना रेस्पिरेशन करेंगे। नाउ उसके बाद एक सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता नहीं है, तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है फ्लेम सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लेम सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और फ्लेम सेल जो होता है ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। किसमें? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और साथ साथ में तुम्हारे एक्सक्रीशन। ठीक है, साथ साथ में तुम्हारे एक्सक्रीशन। तो फ्लेम सेल बताओ, इसमें एक्सक्रीशन, जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या है भाई? किडनी है। लेकिन इनके में क्या है? ऐसी कोई ऑर्गन जैसी चीजें नहीं है, सिर्फ एक सेल होता है। कौन सा सेल? फ्लेम सेल। तो ये फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि ये तुम्हारे मिनरल के बैलेंसिंग का काम करेंगे, ऑस्मोलैरिटी का काम करेंगे। ठीक है, ये सारी बैलेंसिंग, सारी ऑस्मोलैरिटी, साथ साथ में तुम्हारे एक्सक्रीशन जो होगा केवल एक चीज से होगा, किससे? फ्लेम सेल से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम बात करें एक और चीज, जैसे कि एग्जांपल आता है तुम्हारा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया किसका एग्जांपल आता है? प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के पास क्या होता है? इनके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, यानी कि इनकी बॉडी अगर कट जाती है तो ये दोबारा से क्या कर जाते हैं? रीजनरेट कर जाते हैं। और रीजनरेट, दोबारा से रीजनरेट कर जाते हैं, यानी कि इनकी बॉडी कट गई, दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। तो इनके अंदर क्या होता है? रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। क्लियर है? अब उसके बाद नाउ एक मिनट, ये रिप्रोडक्शन में आएगा तो इसको रिप्रोडक्शन में ही समझ लेना, इंक्लूड कर लेना प्लेनेरिया को। तो बताओ ये लाइफ प्रोसेस, अच्छा इसको हटा ही देते हैं अभी फिलहाल के लिए, इसको हटा दो। बताओ ये लाइफ प्रोसेस समझ में आया? अब लाइफ प्रोसेस की बाद हम चलते हैं किस पे? रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। तो अब हमारी बात होगी किस पे? रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन हम किसकी बात करेंगे? अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो होगी वो बात होगी तुम्हारे किसके? प्लैटीहेल्मिन्थेस की। तो आइए अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बात करें अगर रिप्रोडक्शन की, तो समझना यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और साथ साथ में ये भी क्या होंगे तुम्हारे? बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल का मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन जो होगा तुम्हारा वो इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा, और सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और आगे हम बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है इनका, लार्वा में लार्वल डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है ये सबसे पहले क्या बनाते हैं? लार्वा बनाते हैं। तो लार्वा बना करके ही क्या बनाते हैं? तुम्हारे आगे फर्दर तुम्हारे एडल्ट स्टेज बनाते हैं। और इसी तरीके से रिप्रोडक्शन, तो ये तुम्हारे किसके अंदर होंगे? ऐसे रिप्रोडक्शन तुम्हारे लीवर फ्लूक के अंदर हो जाएंगे, टैप वार्म के अंदर हो जाएंगे, ठीक है, फैस्क्यूला के अंदर हो जाएंगे, और टैप वार्म को दूसरा नाम टेनिया के अंदर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? प्लेनेरिया की। अगर हम बात करें प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया जो है ये रिप्रोडक्शन ऐसे नहीं करता है। एक्चुअली प्लेनेरिया जाता है रिप्रोडक्शन करने, लेकिन ये अपना दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, रीजनरेशन कर लेता है। तो इसीलिए इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। किसकी कैपेसिटी होती है? रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। तो ये प्लेनेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होगा। बाकी ये रिप्रोडक्शन तुम्हारे टैपवार्म, फैस्क्यूला के अंदर होंगे। क्लियर? नाउ उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तुम लोगों को पता ही हो गया कि कितने एग्जाम्पल हमने अभी देखे। कितने एग्जाम्पल हमने अभी देखे बताओ? एक तुम्हारा क्या हो गया एग्जाम्पल? एफटीपी से लर्न कर लो, एफटीपी। ठीक है, एफ फॉर क्या हो जाएगा? फैस्क्यूला। फैस्क्यूला। ठीक है,
F for fasciola, and fasciola is also known as a liver fluke, इसको liver fluke के नाम से भी जाना जाता है। और बताना ये क्या हो गया, टैप वार्म, टैप वार्म। और टैप वार्म को एक और नाम से जाना जाता है, बताओ क्या, टेनिया। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा P फॉर प्लेनेरिया, P फॉर प्लेनेरिया, ये तीन एग्जाम्पल हो गए किसके, प्लेटी हेलमेंटीज के। तो आई थिंक, आई होप इट हैज बीन क्लियर्ड ऑल दोस टॉपिक। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आई हो। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो सो प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझे बताया करो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।